हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड के प्रथम सेमेस्टर के जो परीक्षाएं चल रही हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन एग्ज़ाम में दोस्तों अभी तीसरा पेपर बचा हुआ है EDU BEd 103 का, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, बाल्यावस्था और उसका विकास का। तो इसका कुछ मॉडल पेपर प्रश्न पत्र मैंने आपको दिया था। जैसे 6 प्रश्न आएंगे आपके सैद्धांतिक, उसमें आपको 3 प्रश्न करने होंगे, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। आप पेपर दे भी रहे हैं। 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों, मैंने 40 पेपर का आपको एक मॉडल पेपर दिया था। आपको मॉडल पेपर का नमूना तो पता ही चल गया होगा, आप परीक्षाएं दे रहे हैं, ये भी आपको पता होगा कि कैसे पेपर आ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो छूट गए थे आपके उस मॉडल पेपर में, उसको मैंने इस पेपर में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में आपको समेटने का यहाँ प्रयास किया, देने का प्रयास किया है। पूरा मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दूँ। हो सकता है कि कुछ यूनिट के प्रश्न छूट गए हों, जैसे वो कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न हैं, जिनको जो है आप केवल क्लासरूम में समझ सकते हैं और प्रश्न आपके सामने आए तो आप उनके आंसर कर सकते हैं। जैसे 5वीं यूनिट का जो भी प्रश्न बनेगा वो कॉन्सेप्ट आधारित होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरिकल प्रश्न देने का प्रयास किया हूँ, ताकि उसके उत्तर आपके गलत ना हो। कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों के उत्तर आपकी समझ पर निर्भर करेंगे। वो प्रश्न पढ़ते ही आप आसानी से उसे आंसर कर सकते हैं समझकर। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए उसको जो है थोड़ी देर बाद पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद दोबारा उस पर रिपीट करिए, ऑप्शन को काट कर उसके आंसर को सही करने का प्रयास करिए। तो कॉन्सेप्ट बेस के प्रश्न जो है आपकी समझ पर आधारित होंगे। कुछ थ्योरिकल प्रश्न जो है मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जैसे पहला प्रश्न है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है? तो इसका आंसर है शिक्ष धातु से बना है। दूसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक खोजों और सिद्धांतों का प्रयोग है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा काल्सैनिक की है। तो ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट में जो थ्योरिकल प्रश्न हैं वो सामने आपके मैं रख रहा हूँ। आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो हो सकता है कि परीक्षा में आपके आसानी से आ जाएँ। थोड़ी सी राइटिंग मेरी अभी इस समय ख़राब है, मैंने जल्दी जल्दी में आपके लिए भी पेपर बनाया है। थोड़ा समय अभाव चल रहा है मेरे लिए, बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी, इसके कारण मैंने अभी ये पेपर बनाने का प्रयास किया आप लोगों के सामने। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों, अगला वो है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान की उन खोजों का प्रयोग करता है जो मुख्य रूप से मनुष्य के अनुभव एवं व्यवहार से संबंधित होती हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा स्किनर की है। इंपॉर्टेंट परिभाषा, एक और इंपॉर्टेंट परिभाषा स्किनर की, जो 1962 में स्किनर देता है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह भी परिभाषा स्किनर की ही है। तो इस तरह इन परिभाषाओं को आपको देखना होगा, याद भी करना होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियां हैं जिनके नाम मैंने रख रखा है, आपने पढ़ भी रखा होगा। पहला, अंतर निरीक्षण विधि, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण या प्रेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, सहसंबंधात्मक विधि, मनोविज्ञान मनोदैहिक विधि, नैदानिक विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, रेटिंग विधि, कोटि विधि, कोटि रेटिंग विधि का तुलनात्मक अध्ययन विधि, कालानुक्रमिक विधि, अनुप्रस्थ काट विधि, अनुक्रमिक डिजाइन विधि। ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं। इन विधियों को आपको याद रखना है। इनमें पूछ सकता है कि कौन सी विधि है, कौन सी विधि नहीं है, सीधे सीधे, तो आपको इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस विधि का प्रयोग कुसमायोजित बालकों व विचलित बालकों की समस्याओं के अध्ययन में करते हैं? तो उसका उत्तर है नैदानिक या केस इतिहास विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? तो वो प्रयोगात्मक विधि है, प्रैक्टिकल मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। संरचनावादियों की विधि कौन सी है? तो अंतर्निरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि जो है संरचनावादियों की विधि है। अगला प्रश्न है, मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किस विधि में करते हैं? तो मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन अपन मनोदैहिक विधि में करते हैं। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलियम जेम्स को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ मनोविज्ञान में किस विद्वान द्वारा किया गया? किसने किया? तो वुंट नामक विद्वान ने सबसे पहले इसको किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला एक और इंपॉर्टेंट है परिभाषा, किस अवस्था में बालक बालिकाओं में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है जो उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है? तो वह आंसर है इसका है किशोरावस्था। किशोरावस्था में ऐसी घटना हो जाती है। बाकी अवस्थाओं की घटना को आप समझते ही हैं। अगला प्रश्न है,
मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे, कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन मैंने बनाने का प्रयास किया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। खुद पर आपको अच्छे एक आदर्श बालक के रूप में अपने आप को स्थापित करके और आपको सोचना है, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव। तो आनुवंशिकता का प्रभाव क्या है, वातावरण का क्या प्रभाव है, इसको मैं बता रहा हूँ। जैसे बालक का कद, रंग रूप, शारीरिक गठन, शारीरिक विधि, ये सब शारीरिक लक्षण हैं जो इनका प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का। वर्णांधता पर, कलर ब्लाइंडनेस पर पड़ता है, मूल प्रवृत्ति पर पड़ता है, चरित्र पर पड़ता है, महानता पर पड़ता है, बौद्धिक योग्यता पर पड़ता है। इन सभी चीज़ों पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। वातावरण के प्रभाव को देखते हैं। मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर, बुद्धि पर, स्वास्थ्य पर, व्यक्तित्व पर, संज्ञानात्मक विकास पर, संवेगात्मक विकास पर, भाषाई विकास पर, सामाजिक विकास पर, समायोजन क्षमता पर, इन सारी चीज़ों पर आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का प्रभाव पड़ता है बालक पर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और एक बार याद भी कर ली है। क्लासरूम में आपने पढ़ा भी होगा इन सब चीज़ों को या किताबों में पढ़ा होगा। अगला है 16वां प्रश्न, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा इंपॉर्टेंट है, यह परिभाषा थॉर्नडाइक की है। अगली परिभाषा और इंपॉर्टेंट है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा बीने की है, अल्फ्रेड बीने की परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? परिभाषा गाल्टन की है। अगला इंपॉर्टेंट थ्योरिकल प्रश्न आएगा, जो आप इसको गलत मत करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्धि के कारकीय सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो कुछ कारकीय सिद्धांत जो हैं उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, उनके प्रतिपादक कौन है उनको लिखा है। जैसे एक तत्व सिद्धांत बीने ने दिया, द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन ने दिया, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया, प्रतिदर्श या मॉडल सिद्धांत थॉमसन ने दिया, क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्नर ने दिया, बुद्धि संरचना प्रतिमान या मॉडल सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे सीधे प्रश्न आएगा और आप इसको सही करने का प्रयास करिएगा। अगला है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर का निर्माण किसने किया? तो C.H. राइस ने किया था 1922 में। अगला है, बुद्धि का मापन कैसे करें या उसका वर्गीकरण कैसे करें? तो बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण मैं आपको बताता हूँ। बुद्धि परीक्षण के 4 वर्गीकरण हैं। तो पहला वर्गीकरण है बुद्धि परीक्षण का आपका, पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और चौथा भाषाई बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण या सामूहिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण जो बीने और साइमन द्वारा किया जाता है, और शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में अनेक विद्वान आते हैं, उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। भारतीय विद्वान ही हैं बहुत से ज़्यादा। जैसे पहला है क्या, M.C. जोशी, इसने मानसिक योग्यता परीक्षण दिया। फिर प्रयाग मेहता और R.K. टंडन आते हैं, इन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण इनका नाम है। फिर R.K. ओझा और राय चौधरी जो है वाचिक बुद्धि परीक्षण देते हैं। S.M. मोहसिन देते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। फिर उसके बाद इसी में राम नरेश आते हैं। तो राम नरेश का इंपॉर्टेंट है, वर्नाट टेस्ट करते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है, समझना भी है। अगला इसमें आ जाते हैं आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, तो फ्रीमैन करता है और वो उसका नाम है बुद्धि परीक्षण का रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, और इसमें 3 जो है तत्व होते हैं और ये 1969 में देता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में जैसे कोह ब्लॉक डिजाइन बुद्धि परीक्षण आ जाएगा, प्लास अलांग परीक्षण आ जाएगा, घन रचना परीक्षण आ जाएगा, ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। अभाषाई बुद्धि परीक्षण में गुड एनफ ड्रा ए मैन परीक्षण आता है। केटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण आता है। तो आपको ये याद रखने हैं वर्गीकरण में कौन सा परीक्षण किसका है और किस वर्गीकरण का है। तो ये बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण है। मैं एक बार फिर से स्लैश करके आपको इसको दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट के रूप में इसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगला है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है IQ, इंटेलिजेंट इक्विटेंट का सूत्र है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु। शारीरिक आयु को तैथिक आयु भी बोलते हैं, यानी दिनांक की आयु, वर्तमान की आयु, इसको यानी मेंटल एबिलिटी अपॉन फिजिकल एबिलिटी इंटू 100। मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100, ये इंपॉर्टेंट है, आता है सीधे सीधे, तो आपको इसको याद भी रखना है। बुद्धि लब्धि का मान क्या होता है? जैसे
कितने IQ का बालक कौन सा बालक कहलाता है, इससे भी प्रश्न आ जाते हैं सीधे सीधे। तो आपको ये याद रखना है 140 या उससे अधिक का बालक जो है बुद्धि लब्धि का बालक प्रतिभाशाली कहलाएगा, 120 से 139 अति श्रेष्ठ कहलाएगा, 110 से 119 श्रेष्ठ कहलाएगा, 90 से 109 सामान्य कहलाएगा, 80 से 89 मंद कहलाएगा, 70 से 79 सीमांत मंद कहलाएगा, और 60 से 69 मूढ़ बुद्धि का कहलाएगा, 20 से 59 हीन बुद्धि का कहलाएगा, 20 से कम जड़ बुद्धि का बालक कहलाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इसको याद रखिएगा, ये सीधे सीधे प्रश्न में बन जाता है। अगला प्रश्न है 24वां, एस जलोटा के बुद्धि परीक्षण में कुल कितने प्रश्न थे? तो 100 प्रश्न दिया एस जलोटा ने अपने बुद्धि परीक्षण में। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के कितने रूप हैं? तो इसके 3 रूप हैं, मैंने अभी पीछे ऊपर भी बताया था आपको। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की परिभाषा का है, और व्यक्तित्व की परिभाषा में लगभग 49 से अधिक परिभाषाएं हैं। व्यक्तित्व की 49 से अधिक परिभाषाएं हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा आलपोर्ट की है, वो परिभाषा यहाँ पर है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर पूर्ण मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। तो ये आलपोर्ट की परिभाषा है। व्यक्तित्व की लगभग जो है 49 से अधिक परिभाषाएं हैं, जिसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है आलपोर्ट की है, वो परिभाषा आपके पास है, आप इसको याद रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न बन सकती है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के किस शब्द से बना है? तो व्यक्तित्व शब्द जो है वह लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मास्क। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला, व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन सी हैं? मुख्य विधियां, तो 3 मुख्य विधियां हैं, व्यक्तित्व आविष्कारिका विधि, प्रक्षेपण विधि और प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि के भी 2 रूप हो जाते हैं, रेटिंग विधि, रेटिंग मापनी विधि और साक्षात्कार विधि। तो ये आपको याद रखना है इस चीज़ों से, अगर प्रश्न आते हैं तो आप इसको एक बार समझने का प्रयास करिएगा। अगला है मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो स्प्रेंजर एक विद्वान है, उसने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। एक और अंतिम प्रश्न मैं आपके लिए सामने रख रहा हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। ये भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसको आपको बस समझना है कैसे आता है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है? तो उसके बालक के विकासात्मक विकास विशेषताओं को समझने में है, कक्षा शिक्षण के स्वरूप को समझने में है, बालक की समस्याओं को समझने में है, व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने में है, प्रभावी शिक्षण विधि की पहचान में है, पाठ्यक्रम निर्माण में है, अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा में है, समूह गतिकी को समझने में है, शोध कार्यों को समझने में है, तो इन सारी चीज़ों में है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने रहे। इसमें मॉडल पेपर सेकंड में भी हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न, और मॉडल पेपर फर्स्ट में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको रखने का प्रयास किया। दोनों पेपर पढ़ेंगे तो आपका लगभग जो है 85 से 90% प्रश्नों के मिल जाने की संभावना है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्ट आधारित होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। यानी आप कितना जानते हैं इससे कम प्रश्न होते हैं, आप कितना समझते हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो आपको इसको क्लासरूम में बेहतर तरीके से पढ़ना होता है, समझना होता है। हालांकि मैंने पूरा प्रभाव जो है प्रयास किया है कि आपको बहुत सारे प्रश्न दे सकूं। तो इसके कॉन्सेप्चुअल में बहुत अनेक प्रश्न हैं, हजारों प्रश्न हैं। मैं बहुत सारे प्रश्न आपको नहीं दे सकता क्योंकि अभी आपके पास उतना समय नहीं है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर आप इसको एक बार ठीक से पढ़ लें, बाकी जैसे 5वीं यूनिट है आपकी, तो 5वीं यूनिट में जो भी प्रश्न आएंगे सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आएंगे, आपको उनको कॉन्सेप्ट के आधार पर ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आसानी से ठंडे दिमाग से एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, वो समझ में नहीं आए, उस प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न यानी आपकी समझ पर आधारित होते हैं। जैसे ही 1 से 2 बार या 3 बार आप उस प्रश्नों को पढ़ते हो तो आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। देखो, जो ये थ्योरिकल प्रश्न हैं यानी ये एकदम सही होने वाले हैं, यानी कौन सी विधि किसने दी, ये परिभाषा किसकी है, ये कौन सी विधि है नहीं है। ठीक है, तो ये जो सारे प्रश्न हैं, ठीक है, ये सब जो है थ्योरिकल प्रश्न है, सैद्धांतिक प्रश्न है, ये रटाए हैं, तुरंत आपको वो चीज़ें आ जाती हैं, वो कर लेना आता है। कॉन्सेप्ट वाले प्रश्नों को आपको थोड़ा सा दूसरे राउंड में करना चाहिए। पहले राउंड में उन्हीं प्रश्नों को करना चाहिए कि जो आपको एकदम अच्छे से पता हो। दूसरे राउंड में उन प्रश्नों को करिए कि जो आपको जो है ठीक से नहीं पता हो या उनके आंसर जो है 50% आप जानते हो। तो क्वेश्चंस को पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तो आप जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही कुछ ऑप्शंस जो है आप अलग कर लाओगे कि ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है। तो इस तरह से आपको इन सारी चीज़ों को समझना होता है, देखना होता है ना। आप सभी समझदार हैं, बहुत सारी परीक्षाएँ आप सबने दे रखी हैं, तो इसलिए जो है
अब मैं बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका परीक्षा जो है बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छे ढंग से आप करके आएँ। और आप जो है सभी के सभी मिड टर्म के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको आप पहले लिखने का प्रयास करिए। वो 1 घंटे में ही होता है और फिर बाद में आपको इसके लिए 1.5 घंटे मिलते हैं। जो एंड टर्म की परीक्षा बहुविकल्पीय परीक्षा है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए, तो आप इनको अंत में ही करने का प्रयास किया करिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपका जो परीक्षा है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो। थैंक यू एवरीवन।